पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव, जहां सर्दी इतनी थी कि लोगों की सांसें भी धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। चारों तरफ कोहरे की चादर लिपटी थी और लोग अपने घरों के दरवाजों को बंद कर दुबके हुए थे। पर इसी कड़ाके की ठंड में एक आदमी था जो अपने फटे हुए मफलर को गले में कसते हुए अपनी किस्मत से लड़ रहा था। उसका नाम था रामदीन। हे भगवान, आज तो हाथ पैर भी जवाब दे रहे हैं। सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली। अगर आज कुछ कमाई नहीं हुई तो बच्चों के लिए दूध और सावित्री के लिए दवाई कैसे ले जाऊंगा। हे ईश्वर, बस एक सवारी दिला दे। रामदीन अपने रिक्शे को खींचते हुए सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता है। तभी उसे एक आदमी अपने बच्चे के साथ खड़ा दिखाई देता है। रामदीन की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। बाबूजी, ओ बाबूजी, बच्चे को स्कूल ले चलूं क्या? देखिए, बहुत ठंड है, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। मेरे रिक्शे में पर्दा लगा है, इसे हवा नहीं लगेगी। अरे भाई, अपना ये पुराना रिक्शा ले जाओ यहाँ से। इतनी ठंड में तुम खुद तो कांप रहे हो, क्या खाक रिक्शा चलाओगे? हम ऑटो का इंतजार कर लेंगे। चलो मुन्ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। रामदीन का दिल बैठ गया। भूख और ठंड से उसका शरीर टूट रहा था। वह थोड़ी दूर जाकर एक चाय के ठेले के पास रुकता है और आग तापने लगता है। तभी वहाँ एक युवती आती है जिसके हाथ में एक भारी बैग था। काका, क्या आप मुझे स्टेशन तक छोड़ देंगे? बहुत देर हो गई है और कोई जाने को तैयार नहीं है। हाँ बिटिया, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आपको समय पर पहुंचा दूंगा। रामदीन ने अपनी पूरी ताकत पैडल पर लगा दी। स्टेशन पहुंचते ही युवती ने उसे 100 रुपए का नोट दिया। रामदीन चौंक गया। बिटिया, ये तो बहुत ज्यादा है। स्टेशन का किराया तो सिर्फ 20 रुपए होता है। नहीं काका, ये आपकी मेहनत और इस कड़ाके की ठंड में काम करने का इनाम है। आप बहुत ईमानदार हैं, इसे रख लीजिए। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। वह घर लौट रहा था कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो अपने पोते को गोद में लिए रो रही थी। क्या हुआ अम्मा, आप इस ठंड में यहाँ सड़क पर क्यों बैठी हैं? बेटा, इस बच्चे को बहुत तेज बुखार है। मेरे पास दवाई के पैसे नहीं है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। रामदीन ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने अपनी ईमानदारी की कमाई, वो 100 रुपए उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए। अम्मा, ये लीजिए, बच्चे की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसे डॉक्टर के पास ले जाइए। रामदीन खाली हाथ घर पहुंचता है। उसकी पत्नी सावित्री उसका इंतजार कर रही थी। आ गए आप? आज तो बहुत देर कर दी। क्या कुछ कमाई हुई? बच्चे दूध का इंतजार कर रहे हैं। सावित्री, आज 100 रुपए मिले थे, पर मैंने वो एक गरीब बच्चे की जान बचाने के लिए दे दिए। आज फिर खाली हाथ आया हूँ। आपने बहुत नेक काम किया है, पर अब ये रिक्शा चलाना छोड़ दीजिए। आपकी सेहत गिरती जा रही है। मेरे पास एक योजना है। मेरे हाथ के बने समोसे पूरे गांव में सबको पसंद है। क्यों न हम समोसे का काम शुरू करें? पर सावित्री, सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप सेठ भानु के पास जाइए। सुना है वो कर्ज देता है। हम मेहनत करेंगे और उसका पैसा चुका देंगे। रामदीन सेठ भानु के पास जाता है। भानु बहुत ही लालची और जलनखोर इंसान था। पैसे तो दे दूंगा रामदीन, पर एक शर्त है। अगर 3 महीने में पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारी वो छोटी सी जमीन मेरी हो जाएगी। बोलो, मंजूर है? मजबूरी है सेठ जी, मंजूर है। रामदीन सामान लेकर आता है और सावित्री गरम गरम समोसे तैयार करती है। जैसे ही रामदीन ने समोसे बेचना शुरू किया, पूरे गांव में उसके स्वाद के चर्चे हो गए। रामदीन की तरक्की देखकर भानु जलने लगा। कल तक जो रिक्शा चलाता था, आज उसका ठेला भीड़ से भरा रहता है। ये रामदीन तो अमीर बन जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन गांव के सरपंच जी रामदीन के पास आए। रामदीन बेटा, तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। मेरी बेटी की शादी में 1000 समोसे चाहिए। क्या तुम ये ऑर्डर पूरा कर पाओगे? सरपंच जी, ये तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं और सावित्री मिलकर जान लगा देंगे। रामदीन और सावित्री ने रात भर जागकर समोसे तैयार किए। टोकरियां भर चुकी थी, पर तभी रात के अंधेरे में भानु चुपके से उनकी रसोई में घुसा। अब आएगा मजा। अगर ये समोसे ही नहीं रहेंगे तो रामदीन सरपंच को क्या जवाब देगा? सरपंच इसे गांव से निकाल देगा और इसकी जमीन मेरी हो जाएगी। भानु ने सारी टोकरियां चुराई और उन्हें पास की नदी में फेंक दिया। सुबह जब सावित्री रसोई में गई तो चिल्ला पड़ी, अजी सुनते हो, लूट गए हम। कोई हमारे सारे समोसे चुरा ले गया। अब क्या होगा? सरपंच जी हमें नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हो गया? कौन कर सकता है ऐसा? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। रामदीन कांपते हुए सरपंच के पास पहुंचा। वहां भानु पहले से ही मौजूद था। सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
रात में किसी ने सारे समोसे चुरा लिए, मैं समय पर खाना नहीं पहुंचा पाऊंगा। क्या रामदीन, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। आज मेहमान आने वाले हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। देखा सरपंच जी, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। इसने जरूर समोसे कहीं और बेच दिए होंगे और अब बहाना बना रहा है। इसकी जमीन छीन लेनी चाहिए। तभी वहाँ वही युवती आई जिसे रामदीन ने स्टेशन छोड़ा था। वह सरपंच की भतीजी थी। रुकिए चाचा जी, रामदीन काका झूठ नहीं बोल रहे। आज सुबह जब मैं टहलने गई थी तो मैंने भानु को नदी के पास देखा था। मुझे शक हुआ तो मैंने अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया। ये देखिए, वीडियो में साफ दिख रहा था कि भानु समोसे की टोकरियां नदी में फेंक रहा है। सरपंच का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भानु, तेरी इतनी हिम्मत, एक गरीब की मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। जलन में तू इतना गिर गया। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं रामदीन की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। माफी मुझसे नहीं, रामदीन से मांग। और सुनो, अब भानु ही इस नुकसान की भरपाई करेगा और गांव के हर गरीब को मुफ्त में खाना खिलाएगा। यही इसकी सजा है। गांव के लोगों ने मिलकर रामदीन की मदद की और कुछ ही घंटों में नए समोसे तैयार हो गए। शादी में सबने रामदीन के साहस और स्वाद की सराहना की। सरपंच जी, आपकी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई। नहीं रामदीन, ये तुम्हारी ईमानदारी और उस दिन उस लड़की की मदद का फल है। जो दूसरों का भला करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। रामदीन ने सेठ का सारा कर्ज चुका दिया और अब उसकी एक बड़ी दुकान है। भानु अपनी करनी पर शर्मिंदा था और रामदीन आज भी अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए और दूसरों से जलने वाला इंसान हमेशा खुद का ही नुकसान करता है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दिसंबर का महीना और गांव के उस बड़े हवेली जैसे घर में आज बहुत हलचल थी। क्यों? क्योंकि सुलोचना और नारायण के दोनों बेटों की शादी एक साथ हो गई थी। घर में अब आई थीं दो नई बहुएं। लेकिन ये ठंड, अरे बाप रे, इतनी ज्यादा थी कि नई नवेली दुल्हनों के दांत तक किटकिटा रहे थे। माँ जी, प्लीज जल्दी से मेरा हीटर वाला कमरा दिखा दीजिए, ये ठंड मुझे मार देगी। हाँ माँ जी, बहुत ठंड हो रही है। ये घूंघट में तो और भी मुश्किल है। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है बहुओं, इस बार ठंड बहुत ज्यादा है। जाओ जाओ, दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। बहुएं चली गईं, लेकिन किसे पता था ये सर्दी सिर्फ ठंड नहीं लाने वाली थी, बल्कि ऐसा तूफान लाने वाली थी जो पूरे घर की रसोई में बवाल मचाने वाला था। हेलो सोनिया, यार ये गांव की सर्दी तो हद से ज्यादा है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। मैंने माँ जी से बोला है रसोई में हीटर लगवा दो, वरना मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अवनी थी शहर की लड़की, ऐशो आराम की आदी, हर जगह हीटर, गीजर, माइक्रोवेव चाहती थी। और इधर थी प्रीति। हे भगवान, ये कितनी ठंड है। लेकिन जो भी हो, मुझे अपने ससुराल वालों को खुश करना है, चाहे मुझे अंगीठी पे खाना क्यों न बनाना पड़े। उधर सुलोचना भी सोच रही थी, पहली बार बहुएं घर में आई हैं, कल इन दोनों की पहली रसोई है और नारायण तो खाने के बड़े शौकीन हैं। लेकिन कौन बहू बाजी मारेगी, यही देखना मजेदार होगा। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें निकलीं, लेकिन ठंड, अरे भाई साहब, और भी बढ़ गई थी। हवेली के हर कोने में कोहरा और बाहर की सांसें धुएं जैसी लग रही थीं। बहुओं, जल्दी जल्दी आओ, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। देखेंगे कौन बहू सबसे बढ़िया खाना बनाती है। माँ जी, इतनी ठंड में रसोई में कैसे जाऊं? मेरा हाथ तो जम रहा है। बिना हीटर के तो मैं खाना बना ही नहीं पाऊंगी। माँ जी, मुझे जो आता है वही बनाऊंगी, चाहे अंगीठी जलानी पड़े। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। एक तरफ अवनी का हीटर वाला प्लान और दूसरी तरफ प्रीति का देसी जुगाड़। ओह वाह, हीटर आ गया, अब तो मजा आ जाएगा। देखना माँ जी, मैं सबसे बढ़िया खाना बनाऊंगी। हीटर लग गया, बहू जी इंस्टाग्राम स्टोरी भी बना रही थी, फर्स्ट रसोई इन स्टाइल। हे भगवान, लकड़ी गीली है, धुआं भी कितना हो रहा है। लेकिन मुझे पापा जी की पसंद का खाना ही बनाना है। सरसों का साग, मक्के की रोटी और गाजर का हलवा। धुआं आंखों में जा रहा था। प्रीति की आंखों में पानी आ गया, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। उसने सर्दी को हराने की ठान ली थी। देखना माँ जी, मेरा केक खाकर सब दंग रह जाएंगे।
इस ठंड में केक से बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन अवनी को क्या पता था, ठंड सिर्फ बाहर नहीं, उसके प्लान में भी गड़बड़ करने वाली थी। चलिए अब देखते हैं कौन सी बहू बाजी मारती है। एक तरफ था अवनी का स्टाइलिश चॉकलेट केक और पास्ता, और दूसरी तरफ थी प्रीति की गर्मागर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी। पहले केक चखते हैं, देखूं बहू कितनी मॉडर्न बनी है। नारायण पहला निवाला लिया और चेहरे पर वो एक्सप्रेशन जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। नारायण नाक सिकोड़ते हुए, अरे ये केक तो कच्चा रह गया, बीच में तो आटा ही आटा है, और ये पास्ता, उफ, नमक तक नहीं है। अवनी बहू, ये क्या बनाया है तुमने? खाने का नाम भी नहीं लेना चाहिए इस चीज का। माँ जी, मैं कल अच्छा बना दूंगी, ठंड में केक सही से बेक नहीं हुआ। अब बारी आई प्रीति की। उसने गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सरसों का साग रखा। नारायण पहला कौर लेते ही, वाह बहू, मजा आ गया, ये हुआ ना खाना, देसी स्वाद, घी की खुशबू, ठंड में तो यही चाहिए। प्रीति बहू, तुमने दिल जीत लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि अवनी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं थी और उसने ठान लिया था अगली बार वो सबको चौंका देगी। शाम ढल चुकी थी और हवेली के हर कोने में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी थी और बाहर का कोहरा ऐसा था जैसे किसी भूतिया फिल्म का सेट हो। बहुओं सुनो जरा, कल घर में मेहमान आने वाले हैं। अब कल का खाना बेहतरीन होना चाहिए। ओके माँ जी, मैं एकदम रॉयल डिनर तैयार करूंगी, देखना सब मेरी तारीफ करेंगे। मां जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। प्रीति ने ये कहा और चुपचाप अपनी तैयारी में लग गई। लेकिन अवनी, वो एक चालाकी भरी प्लानिंग कर रही थी। इतनी ठंड में बार बार रसोई में कौन खड़ा रहेगा? होटल से खाना मंगवा लेती हूँ, बस अच्छे से गर्म कर दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऑनलाइन ऑर्डर हो गया, लेकिन अवनी को क्या पता था, सर्दी सिर्फ बाहर नहीं, डिलीवरी बॉय के रास्ते में भी थी। हे भगवान, ये लकड़ी गीली हो गई, धुआं कितना हो रहा है। लेकिन मुझे सरसों का साग बनाना है, पापा जी को पसंद है। धुएं से प्रीति की आंखें लाल हो गईं, हाथ ठंड से सुन्न। लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा, मेरी मेहनत ही मेरी जीत है। हाय दोस्तों, देखो मेरी पहली रसोई की तैयारी। इतनी ठंड में भी मैं स्टाइल में हूँ। लेकिन उसी वक्त हीटर से निकली चिंगारी और हुआ कुछ ऐसा जिसने हवेली में हड़कंप मचा दिया। अरे, हीटर से धुआं क्यों निकल रहा है? ओ माय गॉड, शॉर्ट सर्किट हो गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ठंड से कांपते लोग और अवनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अवनी बहू, ये तुमने क्या किया? रसोई में हीटर? अगर आग लग जाती तो? माँ जी सॉरी, मुझे लगा इससे आसान हो जाएगा, लेकिन अब सब ठीक है। ठीक तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि अवनी का प्लान अब भी अधूरा था। होटल का खाना आने में देर हो रही थी और प्रीति, वो अभी भी चूल्हे पर जंग लड़ रही थी। लो, हो गया तैयार, सर्दी में गर्मा गर्म गाजर का हलवा। पापा जी का चेहरा देखना अब। सर्द हवा के बीच जब गर्म खाने की खुशबू उठी तो पूरी हवेली में बस एक ही बात गूंज रही थी, कौन बहुबाजी मारेगी? सुबह की ठंड अब और तेज हो चुकी थी। खिड़कियों पर बर्फ जमी थी और हवेली में महफिल सज चुकी थी। आज घर में बड़े मेहमान आने वाले थे और सुलोचना ने ऐलान किया था कि आज देखेंगे कौन बहू सबसे अच्छा खाना बनाती है। अवनी, प्रीति, जल्दी खाना लेकर आओ, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अवनी घबराई हुई थी, क्योंकि उसका होटल से मंगवाया हुआ खाना भी पूरी तरह नहीं आया था, और जो आया था वो ठंड में इतना सख्त हो गया था कि पत्थर तोड़ दे। हे भगवान, ये खाना तो बिल्कुल ठंडा है। कोई बात नहीं, प्लेट में सजा देती हूँ, दिखने में तो अच्छा लगेगा। दिखने में अच्छा, पर खाने में? भाई साहब, वहां तो तबाही लिखी थी। प्रीति गर्मा गर्म मक्के की रोटी, सरसों का साग और गाजर का हलवा लेकर आती है। लो मां जी, सब तैयार है, गर्मा गर्म खाना। अच्छा, पहले अवनी बहू का खाना चखते हैं। पहला निवाला और फिर वो एक्सप्रेशन
जो अगर कैमरे में कैद हो जाता तो मीम बन जाता। अरे बहू जी, ये क्या बनाया है? न स्वाद है न खुशबू, सब्जी तो बर्फ जैसी ठंडी है। अवनी, ये क्या है? मेहमानों को ये खाना खिलाओगी? माँ जी, मैं तो बस ठंड की वजह से मुझे लगा। अब बारी थी प्रीति की। उसने गर्मागर्म साग और रोटियां परोसीं और जब पहला कौर मेहमानों के मुंह में गया, सबका चेहरा खिल उठा। वाह, क्या स्वाद है! देसी घी की खुशबू, सर्दी में ऐसा खाना, मजा आ गया। नारायण बहुत ही गर्व से बोले, प्रीति बहू, तुमने तो दिल जीत लिया। ये हुई ना असली पहली रसोई। बहू, आज तुमने हमें सिर्फ खाना नहीं खिलाया, बल्कि ये भी सिखा दिया कि मेहनत और सच्चाई से ही घर बसता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अवनी के हीटर ने जो किया वो सबके होश उड़ाने वाला था। अरे, ये आवाज कैसी थी? अरे बहनों, आवाज थी अवनी के रसोई के हीटर के फटने की। हीटर भी सोच रहा था, इतनी ठंड में भी इतना तामझाम क्यों? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दिखावे में उलझ गई। मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए होटल से मंगवाया। बहू, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, घर का प्यार और मेहनत भी दिखाता है। अब से तुम्हें प्रीति से सीखना होगा। जी माँ जी, मैं जरूर सीखूंगी। और फिर दोनों बहुओं ने मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाना शुरू किया, एक सीख के साथ। सर्दी हो या गर्मी, दिखावा नहीं, सच्चाई और मेहनत ही असली गर्माहट है।